गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द फ्लावरिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है ना, कि एंशियंट टाइम्स में जो हमारे रीजनल कल्चर्स थे, जो हमारे जो एरिया था, जो रीजन था, उस वहाँ पर जो कल्चर्स थे वो कैसे डेवलप हुए। ठीक है ना, उनका कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे वो बढ़े। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, रीजनल कल्चर में हमारी लैंग्वेजेस भी आ जाती है, कल्चर तो आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब जिस जिस चीज़ से भी हमारा कल्चर जो था डेवलप हुआ, किन किन चीज़ों से हमारा कल्चर जो था डेवलप हुआ, किन किन चीज़ों से हमें पता चला। ठीक है ना, तो उस बारे में हमने इसमें स्टडी करना है। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या होती रहती है, डेवलपमेंट होती ही रहती है। जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें डेवलपमेंट्स जो है वो होती रहती है, क्योंकि वो जो है इंडियन कल्चर हमारा वो रिजिड नहीं है, मतलब कि हाँ एक जैसा ही चलेगा, नहीं, वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई चेंज हो रही है, रोज़ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, तो इससे जो है हमारा कल्चर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई भी अगर चेंज आती है, जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है ना, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में जो एलिमेंट्स पाए गए थे, जब हिस्ट्री में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टाइम पे जो एलिमेंट्स हमारे पास थे, उस टाइम पे जो पाए जाते हैं, वही सेम एलिमेंट्स जो हैं वो आज भी क्या है, कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, और लोग उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है ना, उनको क्या मान लेते हैं, उनको वो एक वर्शिप का सोर्स मान लेते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं कि हाँ हम इसकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। क्योंकि जब भी अब तो कोई भी सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, तो उसके बारे में हम पता कैसे चलता है, अब जब हम कोई भी कहीं पर भी खुदाई वगैरह होती है, तो वहाँ से क्या होता है, कई बार सिक्के निकलते हैं, कई बार बर्तन निकलते हैं। ठीक है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये किस टाइम की हैं, कितने टाइम पुरानी हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से जो है हमें अपनी हिस्ट्री का पता चलता है। क्योंकि क्या होता है, आज जैसे समझ लो, जैसे एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो पुराने पुराने जैसे समुद्र के किनारे पे कोई घर बना लिए, या दरिया वगैरह होते हैं उनके किनारे पे घर बना लिए, कई बार क्या फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, तो कुछ ऐसी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, कुछ तो जिनकी वजह से क्या होती है, वो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, फिर कई सदियाँ निकल जाती हैं, कई साल निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनके ऊपर मिट्टी की परतें जो हैं वो चढ़ती जाती हैं। ठीक है ना, और फिर कई सालों के बाद जब एक बार किसी जगह पे सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई, तो फिर उस जगह पर दोबारा से कोई सिविलाइजेशन बसने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा, हज़ारों साल लग जाते हैं उस जगह पे। ठीक है, फिर जब वहाँ पे कोई रहना स्टार्ट करता है फिर से, तो वो क्या करे, जब उसने घर वगैरह बनाने हैं या करना है, तो खुदाई का काम करते हैं, खोदते हैं। तो जब वो उस जगह को खोदते हैं तो क्या होता है, कोई कोई चीज़ जो है वो वहाँ से हमें मिलती है, जैसे कहीं कॉइन मिल गए, कहीं पे बर्तन मिल गए, कहीं पे उनके जो हो सकता है उनके उस टाइम के जो घर थे वही मिल जाए, टूटे फूटे घर ही मिल जाए। ठीक है ना, तो उन चीज़ों से उनके जो वाटर टैंक्स वगैरह होते थे वो मिल जाए, तो उन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि ये फिर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं, फिर वो पता लगाते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये कितने साल पुरानी है। ठीक है, तो फिर हमें उस तब जाके पता चलता है कि उस टाइम पे भी क्या था, यहाँ पे लोग रहते थे, वो लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह के वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो उनके सामान हमें मिलता है उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, वही जो बात मैंने आपको कल कही थी कि लोग तो मर चुके, लोग तो नहीं मिलते कि वो खुद आके हमें बताएंगे कि हाँ हम उस टाइम पे हम ऐसे रहते थे, नहीं, वो लोग तो उनका तो अब कोई नामो निशान ही नहीं है कि वो मिलेंगे। लेकिन उनकी जो चीज़ें रह गई हैं, अब जैसे हम लोग हैं, ठीक है, अब हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हज़ारों लाखों सालों के बाद जब कोई दूसरे लोग यहाँ पर कोई और सिविलाइजेशन आएगी, कोई और लोग आएंगे,
तो जब वो यहाँ पे आएंगे, वो खुदाई वगैरह करेंगे, क्योंकि ये घर वगैरह या कुछ भी है, ये एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, टूट जाते हैं, गिर जाएंगे, ठीक है ना, खत्म, हर एक चीज़ क्या होगी, खत्म होती है। तो पर ये जो चीज़ें ये ऐसी पड़ी रहेंगी, ठीक है ना। अब जैसे समझ लो घर है, घर टूट गया, छत टूट गई, लेकिन हो सकता है आधी आधी जो इनकी दीवारें हैं वो वैसे ही खड़ी रहें, ठीक है ना। तो फिर जो नए लोग आएंगे, वो जब खुदाई वगैरह करेंगे तो उनको ये सारा सामान दिखेगा, वो फिर उस पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि हाँ उस टाइम पे यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, वो इस तरह के घर बनाते थे, कोई पक्का घर बनाता था, कोई कच्चा घर बनाता था, ठीक है। इस तरह के उनके वाटर टैंक्स, ये वाटर टैंक्स होते थे, इसमें वो पानी कलेक्ट करते थे, ठीक है। इस तरह की वो सारी चीज़ें फिर हमें पता चलती हैं। कॉइन्स की उस टाइम पे क्या, जो पैसे होते थे वो कैसे होते थे, लोहे के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे, जो चीज़ भी मिलेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड द हिस्ट्री, ठीक है, कि उससे हमें जो है पता चलता है। और फिर हमें क्या पता चलता है, फिर कई बार क्या होता है, जो मूर्तियाँ वगैरह निकलती हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि उस टाइम के लोग जो हैं वो किन की पूजा करते थे, ठीक है, उनका कल्चर कैसा था, ठीक है ना। तो वो भी हमें किससे पता चलेगा, ये जो हमें जो चीज़ें मिलेंगी, जैसे समझ लो हमें कोई स्टोन मिल गया, स्टोन के ऊपर उन्होंने कुछ खुदाई करके किसी की फोटो बना दी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या थे, उस टाइम पे इस भगवान को माना जाता था, ठीक है ना, कि हाँ उस टाइम पे लोग जो है इन भगवान को मानते थे, ऐसे करते थे। फिर उसके बाद हमने बात की थी पेंटिंग्स की, जैसे हमने अगला हमने उसमें किया था, एक हमने किया था रिलीजियस ट्रेडिशन का, रीजन्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, कि उस टाइम रीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है ना, कि किसी भी रीजन, कोई भी रीजन ले लो, कोई भी एरिया ले लो, उधर का जो रिलीजियस, धार्मिक, रिलीजियस मतलब रिलीजन से रिलेटेड जो था वो ट्रेडिशन कैसा था। अब जैसे हमने कल बात की थी, एक एग्जांपल हमने ली थी, कहाँ की, पुरी की। पुरी कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है ना। ये क्या आ गया, रीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते किसकी, जैसे उन्होंने जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में बात की है। तो ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है, ये वहाँ की क्या है, रीजनल है, ठीक है ना, उसी एरिया की है। इसमें और कहीं कंट्री के मतलब और किसी रीजन के लोग नहीं होते, इसमें इसी रीजन के लोग जो है वो पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो जगन्नाथ के हैं, ये भगवान है, ठीक है ना, उनकी क्या की जाती है, यात्रा निकाली जाती है। वो क्या करते हैं, लकड़ी का रथ बनाते हैं, फिर उस पर उनकी लकड़ी की ही मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। फिर उस पर उस रथ में उस मूर्ति को डाल के क्या करते हैं, पूरे रीजन में, इतना जो पूरा एरिया है इसमें क्या करते हैं, वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो ये जगन्नाथ भगवान है, इनको क्या, इनको वहाँ का क्या लोकल गॉड बोला जाता है, ठीक है ना, लोकल गॉड, कि ये क्या है, इस एरिया के ही भगवान है सिर्फ। और हैं वो कौन कौन से भगवान है, वो विष्णु, ठीक है ना। उन्होंने विष्णु भगवान को किसका नाम दे दिया है, जगन्नाथ का नाम दे दिया है। उसकी रथ यात्रा, तो ये क्या हो गया, वहाँ का रीजनल रिलीजियस ट्रेडिशन हो गया उस एरिया का, ठीक है ना, उस एरिया का ये क्या हो गया, रिलीजियस ट्रेडिशन हो गया। वैसे ही दूसरी बात की थी हमने कि उस रीजन की, उस एरिया की आर्किटेक्चर की, ठीक है ना, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में उन्होंने किसकी एग्जांपल दी थी, बांग्ला डोम की, बांग्ला डोम की, ठीक है ना। इसमें क्या था, इसमें ये कहाँ का है, ये है बंगाल के बारे में है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक टेम्पल की शेप में टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है ना। वो क्या बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, भगवान का स्ट्रक्चर सॉरी एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। और वो मंदिर किसको रिप्रेजेंट करता है, वो तो बंगाल को ही रिप्रेजेंट करता है, वो उसी एरिया का है, ठीक है ना। तो वो आर्किटेक्चर का आ गया, वो उधर का आर्किटेक्चर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आ गया कि वहाँ के आर्किटेक्चर ट्रेडिशन और वहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशन, एक पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था
कि बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है ना, कि जो पुराना जो लिटरेचर मिलता है हमें, वो किस लैंग्वेजेस में मिलता है, वो उन रीजन्स की कॉमन लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है ना। एक तो आ गया रिलीजन के बारे में, दूसरा आर्किटेक्चर के बारे में, अब तीसरा आ जाता है लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में भी हमें क्या चलता है, लैंग्वेज से भी हमें कल्चर का पता चलता है। तो कहते हैं कि जो लिटरेचर हमें मिलता है, हिस्ट्री का जो लिटरेचर हमें मिलता है, वो भी क्या होता है, जिस एरिया का लिटरेचर होगा वो उसकी कॉमन लैंग्वेज में होगा, उसकी रीजनल लैंग्वेज में पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने कल बात की थी कि इंडिया जो था सबसे पहले किस रिलीजन के कांटेक्ट में आया था, वो आया था इस्लाम के कांटेक्ट में, ठीक है ना। इस्लाम के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनमें 2 लैंग्वेजेस और ऐड हो गई। वो कौन सी थी, पर्शिया और अरेबिक, ये 2 लैंग्वेजेस और ऐड होगी। इन लैंग्वेजेस ने क्या किया था, इन लैंग्वेजेस ने किस लैंग्वेज को रिप्लेस किया था, संस्कृत को। किस लैंग्वेज को रिप्लेस किया था, संस्कृत को, क्योंकि पहले क्या थी, इंडिया में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, संस्कृत, ठीक है। कोई भी चीज़ जो थी लिखी, आज भी अगर आपको, जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, कुछ भी, तो ये पुराने ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज क्या थी, हमारी जो थी फेमस लैंग्वेज थी, ठीक है। पॉपुलर लैंग्वेज जो थी संस्कृत ही थी। लेकिन जब ये इस्लाम के कॉन्टेक्ट में आया, उसके बाद कौन सी 2 लैंग्वेजेस आ गई, पर्शिया और अरेबिक, ठीक है। फिर बहुत सी जगह पर क्या हुआ, जो इन दोनों लैंग्वेज ने संस्कृत की जगह ले ली। बहुत से ऐसे लिटरेचर था जो पहले संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर उसको पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेज में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो था नया लिटरेरी स्टाइल जो था वो इमर्ज हो गया, ठीक है। ये तो आगे रीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन की बात, कि वहाँ का एरिया कैसा था, उस एरिया का रिलीजियस ट्रेडिशन कैसा था, उस एरिया का आर्किटेक्चर कैसा था, उस एरिया का लैंग्वेज कैसी थी, ठीक है ना। पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल कंट्री की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कि उस इन सब से भी हमें क्या है, उस रीजन के कल्चर का पता चलता है, ठीक है ना। कल्चर क्या है, हमारी जो इंडिया है, ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरह का कल्चर है। तो हर कल्चर का हमें कि किस जगह पे कैसा कल्चर है, उसका हमें पता कैसे चलेगा, वहाँ के जो हमें पर्टिकुलर रीजन का जो कल्चर होगा उससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये कल्चर है। और वो किससे पता चलता है, जो हमें वहाँ की पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया। कि इंडिया में जो है पेंटिंग्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें बात की थी किसकी, अजंता एंड एलोरा केव्स की, ठीक है ना। ये अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये क्या है, ये अपनी पेंटिंग्स के लिए ही फेमस है। क्योंकि इन केव्स में क्या है, इन केव्स के अंदर जो है वॉल पेंटिंग्स की गई हैं, दीवारों पे पेंटिंग्स जो है वो की गई हैं, ठीक है। ये अजंता और एलोरा की केव्स हैं कहाँ पे, ये हैं महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो कहते हैं ये जो अजंता और एलोरा की केव्स हैं, यहाँ पे क्या की गई हैं, वॉल पेंटिंग्स की गई हैं, दीवारों पे जो है पेंटिंग की गई हैं। और ये पेंटिंग्स क्या करती हैं, डिफरेंट थीम्स को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं, इनमें उन्होंने हर एक थीम को क्या किया है, कवर किया हुआ है। इसमें हर एक थीम के बारे में जो है उन्होंने बताया है, ठीक है ना। कैसे कि ये जो इनकी पेंटिंग्स हैं, इसमें क्या बताया गया है कि जिस टाइम पे वो पेंटिंग्स की गई होंगी, जिस पीरियड की वो पेंटिंग है,
मेडिवल पीरियड की हैं, जिस भी पीरियड की हैं, तो उस पीरियड में जो था उस एरिया का किस किस के बारे में उन्होंने बताया है, वहाँ के दरबार के बारे में, रॉयल कोर्ट्स के बारे में, उस टाइम पे लोग कैसी फीस्ट करते थे, कैसी दावतें होती थी लोगों की, वो भी उन्होंने क्या किया, पेंट। आज के टाइम पे तो हम फोटो क्लिक कर लेते हैं ना, तो वो क्या करते थे, वो पेंटिंग बना देते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद और किस चीज़ के बारे में पेंटिंग है वहाँ पे, सिंगिंग के बारे में है, डांसिंग है, ठीक है ना, डांसिंग है। और उसके बाद और किस चीज़ की पेंटिंग्स जो है वो वहाँ पे हैं, उस टाइम पे जो लोगों के क्या थे, लग्जरियस प्रोडक्ट्स की। लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके डेली यूज़ का प्रोडक्ट था उनको, ठीक है ना, जैसे उनकी ज्वेलरी आ गई, ठीक है, उनके क्लोथ्स आ गए, ठीक है ना, उसके बाद उनके बिल्डिंग्स आ गई, जो हमें क्या करते हैं, लग्जरी देते हैं, आराम देते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में भी जो है उन पेंटिंग्स में बताया गया कि उस टाइम के लोग जो थे वो कैसी ज्वेलरी पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे बिल्डिंग्स बनाते थे, ठीक है ना। उसके अलावा और किस चीज़ के बारे में बताया गया, ये तो आ गया कि उनका लग्जरी का जो था उसके बारे में, उनका खाना पीना कैसा था, उनका रहन सहन, ये आ गया उनका रहन सहन, ठीक है ना। अब आ जाता है कि उस टाइम के उन्होंने किसके बारे में और क्या मतलब इन पेंटिंग्स में और क्या उन्होंने बताया है, किस चीज़ के बारे में बताया है। फिर उन्होंने बताया था उस टाइम का नेचुरल वर्ल्ड कैसा था, वर्ल्ड ऑफ नेचर कैसी, कुदरत कैसी थी, ठीक है ना, उसके बारे में भी उन्होंने इन पेंटिंग्स के थ्रू बताया है। किस बारे में बताया है, जैसे आ गया उस टाइम पे कि उस टाइम की वेजिटेशन कैसी थी, ठीक है, फ्लावर्स कैसे थे, कौन कौन से फ्लावर्स थे, कौन कौन से ट्रीज थे, कौन कौन से एनिमल्स थे, ठीक है ना, कौन कौन से वर्ड्स थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या किया गया है, उन पेंटिंग्स में बताया गया है, ठीक है ना, कि हाँ उस टाइम पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती थी, कौन से पेड़ पौधे पाए जाते थे, कौन से फूल पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, ठीक है ना। अब उन स्पीशीज के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, हमें अपनी हिस्ट्री से, मैंने कल जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी वल्चर की, ठीक है ना, तो वल्चर हम लोगों ने तो देखी है, चाहे कम देखी है बट देखी है, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्होंने तो वल्चर कहीं देखी ही नहीं, वो क्या करेंगे, वो उन्हें वल्चर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, जब जहाँ तो वो उनके जो पूर्वज होंगे उनसे उसके बारे में सुनेंगे, या बुक्स में जो उनके बारे में वल्चर्स के बारे में लिखा गया है उस वो पढ़ेंगे, तब उन्हें पता चलेगा। या कई बार क्या होता है, अब कई पुराने टीवी सीरियल्स बना दी जाते हैं, जैसे रामायण महाभारत वगैरह बने हैं, तो हमें उस टाइम के पक्षियों के बारे में पता चलता है, उस टाइम की पेड़ पौधों का पता चलता है ना। तो वैसे ही क्या होगा, जब इस टाइम पे के टीवी सीरियल्स जब बनेंगे तो आने वाली जनरेशन को क्या इस टाइम का पता चलेगा। ये क्या है, ये एक सोर्स है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है इसमें, बुक्स का, ठीक है ना। बुक्स जो है ये हमें क्या करती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी ये सब किस लिए किया था, ताकि आने वाली जनरेशन को उस टाइम पीरियड के बारे में पता चल सके, तो कि उस टाइम पे कैसी वेजिटेशन थी, कौन कौन से फ्लावर्स जो थे वो उस टाइम पे लगते थे, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते थे, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते थे, कौन कौन से वर्ड्स पाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब उन्होंने क्या किया था, पेंटिंग्स के थ्रू जो है बताया था, ठीक है। तो कहता है उसके बाद उन्होंने कहा कि उस टाइम पे तो ये जो थी वॉल पेंटिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जो वॉल पेंटिंग्स हैं ये क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तकरीबन तकरीबन क्या है, ये ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन इनकी जगह पे अब इनकी जगह किसने ले ली है, इनकी जगह ले ली है मिनिएचर पेंटिंग ने। मिनिएचर पेंटिंग्स ने, मिनिएचर मतलब छोटी पेंटिंग्स, है ना, छोटी छोटी पेंटिंग्स। और ये जो मिनिएचर पेंटिंग होती है इसमें किसका यूज़ किया जाता है, इसमें एक तो कौन से कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स होते हैं,
और किसके ऊपर पेंट किया जाता है ये? क्लॉथ्स और पेपर के ऊपर, कपड़े या कागज के ऊपर जो है ये पेंटिंग बनाई जाती है, मिनिएचर पेंटिंग जिनको हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जो जैन मॉन्क्स हैं या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है ना, उनका लिटरेचर है उसमें ये मिनिएचर पेंटिंग्स पाई जाती हैं। क्योंकि वो कोई भी चीज़ लिखते हैं वो पेंटिंग्स के थ्रू बताते हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ बतानी है या कोई भी चीज़ जैसे हम लिख के संभाल के रखते हैं, लिख लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेंटिंग बना के उसको संभाल के रखते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं? जो उस टाइम के वेस्टर्न इंडिया के जैन थे और ईस्टर्न इंडिया के जो बुद्धिस्ट थे, उनकी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी? जो हाथ से जो कुछ भी लिखा गया था, तो हाथ से उन्होंने क्या पेंटिंग्स ही बनाई हैं, पेंटिंग की फॉर्म में जो है कुछ भी लिखा था, तो हमें जो है उनसे जो है पता चलता है। ठीक है ना। बुक्स में भी क्या था, बुक्स जो थी, बुक्स में भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी उस टाइम पे। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने बात की थी मुगल्स की, तो जो कहते हैं मुगल्स थे वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते थे, किनको? पेंटर्स को। ठीक है ना। वो अपने दरबार में उनको एक स्पेशल पोजीशन दिया करते थे। ठीक है। तो जो पेंटर्स थे वो क्या करते थे, इन मिनिएचर पेंटिंग्स को क्या करते थे, बुक्स में बनाते थे और उन बुक्स को जो है एम्परर्स की जो लाइब्रेरी थी उसमें ऐड कर दिया जाता था। ठीक है ना। अब जैसे जो मुगल का टाइम था, मुगल्स टाइम में जो था, उस टाइम की जो पेंटिंग्स थी वो इंडियन और पर्शियन पेंटिंग्स का मिक्सचर थी। किसका मिक्सचर थी वो? इंडियन एंड पर्शियन मिक्सचर। ठीक है। तो वो किसका मिक्सचर थी? इंडियन और पर्शियन जो पेंटिंग्स थी उनका मिक्सचर थी। ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा मतलब किसके बारे में, जैसे राधा कृष्ण के बारे में आ गया, लैला मजनू के बारे में, इनकी पेंटिंग्स जो वो बनवाते थे। ठीक है। तो ये जो मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स थी, ये जब शाहजहाँ का रूल आया, जब शाहजहाँ का रीजन आया, ठीक है ना, उसका शासन जब आया, तो उस टाइम पे ये मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स जो थी ये क्या होगी, ख़त्म हो गई। ठीक है। लेकिन फिर भी ये पेंटिंग्स जो थी ये कहाँ, कुछ स्कूल्स थे जिनमें इन पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। मतलब टोटली ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ऐसे जो कॉमन उस वे में जो थी, जो कॉमन थी, ये वो वैसे ख़त्म होगी, बट स्कूल्स में जो था इनके बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है। उसके बाद आज हम कुछ पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पेंटिंग्स के बारे में? राजस्थानी, आज हम राजस्थानी पेंटिंग्स का पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पहाड़ी पेंटिंग का, और पढ़ेंगे हम फॉक पेंटिंग्स का। ठीक है। राजस्थानी, पहाड़ी और फॉक। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थानी पेंटिंग से। ठीक है ना। राजस्थानी पेंटिंग्स, तो कहता है ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी, ठीक है ना, राजस्थानी पेंटिंग जो थी इसका ओरिजिन कब हुआ? इसका ओरिजिन हुआ था 16th सेंचुरी में। कब हुआ था इनका ओरिजिन? 16th सेंचुरी में। ठीक है। और ये जो राजस्थानी पेंटिंग है ये कितनी फॉर्म्स में पाई जाती है? ये पाई जाती है 3 फॉर्म्स में। ठीक है। कितनी फॉर्म्स में? 3 फॉर्म्स में। कौन कौन सी? पहली आ जाती है कोर्ट पेंटिंग, दूसरी आ जाती है लिटरेरी पेंटिंग, और थर्ड आ जाती है फॉक पेंटिंग। कोर्ट पेंटिंग, लिटरेरी पेंटिंग और फॉक पेंटिंग, ये क्या है? 3 फॉर्म्स हैं किसकी? राजस्थानी पेंटिंग्स की।
अब राजस्थान जो है, राजस्थान तो एक स्टेट है, ठीक है ना, उसमें भी क्या है, छोटे छोटे रीजन्स हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं। तो कहते हैं कि जैसे जैसे उनके रीजन्स की जो वेरिएशन है, रीजन्स में हर एरियाज के जो अपने अपने डिफरेंसेस हैं, उन बेसिस पे भी क्या किया गया है, पेंटिंग्स को फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और डिवाइड किया है कितने, 4 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स में, 4 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स में, ठीक है ना। किस बेसिस पे, जो रीजनल वेरिएशंस हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे अजमेर आ गया, जोधपुर आ गया, ये वहाँ के क्या है, एरियाज हैं, है ना। तो उनकी सभी की क्या है, अपनी अपनी अलग अलग पेंटिंग्स हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो 4 हमने बोली, सबसे पहला स्टाइल अलग अलग स्टाइल में है, ठीक है ना, पेंटिंग नहीं बोलेंगे कि फॉर्म, जो कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। जैसे पहला स्टाइल आ जाता है मेवाड़ स्टाइल, है ना, मेवाड़ भी क्या है, वहाँ जगह है। सेकंड आ जाता है मारवाड़ स्टाइल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है अजमेर जयपुर स्टाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बूंदी कोटा स्टाइल बूंदी कोटा स्टाइल, ठीक है। 4 स्टाइल्स में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले मेवाड़ का स्टाइल आ गया, फिर मारवाड़ का आ गया, फिर अजमेर जयपुर का आ गया, फिर बूंदी कोटा का आ गया, ठीक है ना। ये क्या है, 4 स्टाइल है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो स्टाइल्स थे, ये डेवलप हुए कब, पहले तो ये 3 ही थी, उसके बाद ये 4 स्टाइल्स कब डेवलप हुए, तो ये डेवलप हुए थे, वहाँ के रूलर्स थे, जैसे उन रूलर्स के नाम आ गए सिसोदिया, कछवाहा, राठौर और हारा। ये कौन थे, ये वहाँ के रूलर्स थे, ठीक है ना। हर एक जगह के अपने अपने ये रूलर्स थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग अलग स्टाइल जो थे पेंटिंग्स के डेवलप किए थे। किन्होंने डेवलप किए थे, इन रूलर्स ने जो थे पेंटिंग्स के 4 डिफरेंट स्टाइल्स जो थे वो डेवलप किए थे, ठीक है। सबसे पहले मेवाड़ स्टाइल, मारवाड़ स्टाइल, अजमेर जयपुर स्टाइल और बूंदी कोटा स्टाइल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेवाड़ पेंटिंग की, मेवाड़ स्टाइल की जो पेंटिंग थी उसकी बात करेंगे। मेवाड़ पेंटिंग, ठीक है, किसकी, मेवाड़ पेंटिंग की। तो कहता है ये जो मेवाड़ पेंटिंग थी, ठीक है ना, इसको जो थी, इसको रिकॉग्निशन कब मिली, सबसे पहले रिकॉग्निशन कब मिली, इसको सबसे पहले मान्यता जो थी वो कब मिली, इसको मिली थी 1605 में, 1605 में। और ये जो ईयर था, इस ईयर में क्या हुई थी, अकबर की डेथ हुई थी, अकबर की डेथ का ये पीरियड था, ईयर था, ठीक है ना। तो 1605 में जो थी मेवाड़ पेंटिंग को रिकॉग्निशन मिली थी, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स थी, इस पेंटिंग्स में किन के बारे में बताया जाता था, किन की पेंटिंग्स जो थी बनाई जाती थी मेवाड़ पेंटिंग्स में, किसके जो क्या बोलते हैं, चित्र वगैरह बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे कृष्ण कृष्ण भगवान के जो थे, उस टाइम पे फोटोज बनाए जाते थे। और कृष्ण भगवान की कौन सी एज के, चाइल्डहुड एज के, चाइल्डहुड मतलब चाइल्डहुड, उन्होंने जो जो कुछ भी बचपन में किया, जो जो भी उनके बचपन में जो भी इंसिडेंट्स हुए, उसके बारे में क्या की जाती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है ना। और किसके बारे में था, ये तो आगे उनके चाइल्डहुड इंसिडेंट्स थे, ठीक है। और उसके बाद उनका वो जो गोपियों को तंग करते थे, ठीक है ना, जो उस टाइम शरारतें करते थे, उसके बारे में क्या थी, इन पेंटिंग्स में बताया गया है, ठीक है।
और क्या था इन पेंटिंग्स में, ये पेंटिंग्स और किस में थी, और इसमें भगवत गीता, भगवत गीता और रामायण, ठीक है ना। जो रामायण के बारे में या भगवत गीता के बारे में भी इन पेंटिंग्स में बताया जाता था, ठीक है, कि रामायण में क्या कहा गया है या उसमें भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो वो भी ये लोग क्या करते थे, पेंट करते थे बड़े बड़े कैनवसेस के ऊपर, ठीक है ना, कि फिर उसके बारे में कई बार पेंटिंग बना देते थे, कई बार लिख देते थे, ठीक है। तो भगवत गीता और रामायण के बारे में भी क्या वो है इन मेवाड़ पेंटिंग में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से सीन्स जो थे इन पेंटिंग्स में बताए जाते थे, जैसे हमने जनता लोरा का बोला, उन्होंने डांसिंग, ज्वेलरी, ये सारा कुछ। तो मेवाड़ पेंटिंग्स की जो पेंटिंग्स थी उसमें कौन कौन से सीन होते थे, उसमें बताया जाता था, बताया गया है रूरल लाइफ के बारे में कि गांव की लाइफ कैसी है, ठीक है। उसके बाद मैरिज सेरेमनीज, उस टाइम पे शादियां जो थी कैसे करवाई जाती थी, कैसे की जाती थी, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेशंस, प्रोसेशंस होते हैं जुलूस, जो रैलियां वगैरह निकाली जाती हैं, ठीक है ना, कि उस टाइम के प्रोसेशंस के बारे में जो है पेंटिंग्स की जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डांस एंड म्यूजिक पार्टीज, डांस के बारे में भी है एंड म्यूजिक पार्टीज, म्यूजिक के बारे में भी, मतलब ये जो पार्टीज की जाती थी उसकी भी पेंटिंग्स उन्होंने बना दी, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट सीन्स है, कोर्ट के आ गया दरबार, ठीक है ना, दरबार के सीन्स को भी इन पेंटिंग्स में बताया दर्शाया गया है, और कोर्ट सीन्स को बड़ी ही सेंसिटिविटी के साथ और कंपैशन के साथ जो है वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इन पेंटिंग्स में जो है ये तो आ गया कि सेरेमनीज के बारे में आ गई, गाँव की लाइफ कैसी उसके बारे में, डांस, म्यूजिक। उसके बाद नेचर के बारे में भी जो है इन पेंटिंग्स में बताया गया है, नेचर के बारे में जो है इन पेंटिंग्स में इन पेंट किया गया है, ठीक है ना, नेचर के बारे में। जैसे सबसे ज़्यादा क्या है, डेंस फॉइलेज, डेंस फॉइलेज, ठीक है। फॉइलेज क्या होती है, पत्ते, घने पत्ते, है ना, उनके बारे में, मतलब कोई पेंटिंग बना दी उस पे घने घने पत्ते आ गए, ठीक है। रिवर फुल ऑफ लोटसेस, रिवर फुल ऑफ लोटसेस, लोटसेस क्या होते हैं, कमल के फूल, है ना, उन फूलों से भरे हुए रिवर्स के बारे में भी पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। उसके बाद रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम डीप ब्लू क्लाउड्स, रेन ड्रॉप्स, है ना, कि जो बारिश की बूंदें थी वो भी जब वो भी बनाए, उसके बारे में भी इन पेंटिंग्स में कि नीले नीले बादल बना दिए, फिर उनके बीच में से बारिश पड़ रही है, ये सारा कुछ क्या था इस पेंटिंग, इनके पेंटिंग में बताया जाता था, ठीक है ना। पेंटिंग का इनके मेन थीम क्या था, इनके यही थे। एक तो इनकी पेंटिंग जो थी वो कृष्ण भगवान के जो बचपन के इंसिडेंट थे उस पे बेस्ड थी, उनके गोपियों को तंग करना उस पे भी इनकी पेंटिंग बेस्ड थी। उसके बाद नेचर में क्या था, नेचर में आ जाता था कि घने घने पत्तों के बारे में कि उस टाइम की नेचर कैसी थी, रिवर बना दिए वो उसके कमल के फूलों से भरे हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हैं नीले नीले बादलों से, बिजली चमक रही है, ठीक है, ये सारा। फिर उसके बाद उन्होंने रूरल लाइफ के बारे में बताया है अपनी पेंटिंग्स में, फिर मैरिज के बारे में बताया है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रैलियां वगैरह कैसे की होती थी, ठीक है, ये सारा क्या है मेवाड़ पेंटिंग में बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या था कि मेवाड़ पेंटिंग का जो स्कूल था, ठीक है ना, इनके भी स्कूल्स होते हैं, तो जो मेवाड़ पेंटिंग का स्कूल था वो कब तक कंटिन्यू रहा, 17th सेंचुरी के एंड तक, मतलब 17th सेंचुरी के एंड तक जो था मेवाड़ पेंटिंग का स्कूल जो था ये कंटिन्यू रहा, ठीक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, मेवाड़ पेंटिंग के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे,
वो आगे चित्तौड़, उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़ आ गया, उदयपुर आ गया, उसके बाद देवगढ़ एटसेट्रा, और भी बहुत से थे, ठीक है। ये क्या थे, इनके मेवाड़ पेंटिंग के सेंटर थे, इंपॉर्टेंट सेंटर थे, ठीक है। तो ये आ गया मेवाड़ पेंटिंग के बारे में। अब सेकंड हम करेंगे मारवाड़ की पेंटिंग्स का। कहाँ का, मारवाड़ की, ठीक है, वहाँ की पेंटिंग कैसी थी। तो कहता है मारवाड़ में क्या था, मारवाड़ में पहले तो मुगल स्टाइल ही चल रहा था, ठीक है, मुगल स्टाइल की पेंटिंग चल रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उन्होंने मुगल स्टाइल से आगे मूव किया तो उन्होंने फिर मारवाड़ के लोगों ने क्या किया, अपना एक स्कूल डेवलप किया, ठीक है ना, क्या किया, अपना एक स्कूल डेवलप किया जिसने अपना स्टाइल का, जिसमें अपने स्टाइल का आर्ट डेवलप हुआ, पिक्टोरियल आर्ट डेवलप हुआ, पेंटिंग आर्ट डेवलप, मतलब फिर मुगल स्टाइल से हटकर उन्होंने जब अपना स्कूल ओपन किया तो उसमें क्या थी, मारवाड़ पेंटिंग का डेवलपमेंट हुई, ठीक है ना। मारवाड़ पेंटिंग को उन्होंने अपने नए स्टाइल की पेंटिंग जो थी वो डेवलप की, जिसको फिर मारवाड़ स्टाइल बोला जाने लगा, ठीक है ना। तो कहते उसके जो स्कूल्स थे, मारवाड़ पेंटिंग के जो स्कूल्स थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल जो था वो कहाँ का था, वो कौन सी जगह थी, जोधपुर। जोधपुर जो था वो क्या करता था, खुद को मारवाड़ पेंटिंग का स्कूल जो था वो रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट थी वो कौन सी थी, जोधपुर थी, ठीक है। तो कहते हैं जो जोधपुर पेंटिंग्स थी, ठीक है, जोधपुर पेंटिंग्स थी उसमें क्या क्या, वो क्या, मतलब वो पेंटिंग्स किस पे बेस्ड थी, उसमें सबसे पहले आ जाते थे इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट्स ऑफ रॉयल हाउसेस एंड द नोबिलिटी, ठीक है, क्या था, इक्वेस्ट्रियन पोर्ट्रेट्स ऑफ द रॉयल हाउसेस एंड नोबिलिटी। ये पेंटिंग्स के क्या शो करती थी, रॉयल हाउसेस मतलब जो अमीर घराने थे, अमीर घर के लोग जो थे, ठीक है ना, उन घरों के जो घुड़सवार, इक्वेस्ट्रियंस होते हैं घुड़सवार, राजस्थान के लोग वैसे भी घुड़सवारी ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जो अमीर लोगों के, अमीर घरों के जो घुड़सवार थे उनके बारे में, वो कितनी स्पीड से घोड़ा दौड़ाते हैं, वो चीज़ जो थी पेंटिंग में बताई जाती थी। बेसिकली मैक्सिमम इनमें किसकी पेंटिंग्स होती थी, घुड़सवारी की, ठीक है, कोई भी जो है वो घुड़सवारी कर रहा है, घोड़े पे सवार है, इस चीज़ के बारे में जो था वो बताया जाता था, ठीक है ना। अब ये जोधपुर और नागपुर की जो पेंटिंग्स थी ये क्या करती थी, ये बड़े बड़े मतलब एक्सप्रेशंस देती थी, कैसे कि जैसे ह्यूमन के फेस पे क्या लगा दी, फिश आइज लगा दी, ठीक है ना, ह्यूमन के फेस पे क्या कर दी, फिश आइज लगा दी, ठीक है, और बड़े ऐसे स्टाइल के जो थे पेड़ वगैरह बना दिए, मतलब ये क्या था, ये एक मतलब बड़ा ही अट्रैक्टिव पेंटिंग किया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो थे इनके मेवाड़ पेंटिंग के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे वो कहाँ कहाँ पर थे, वो थे बीकानेर में, ठीक है, जोधपुर में, जैसलमेर में, ठीक है, और किशनगढ़ में एटसेट्रा, ठीक है ना। मेवाड़ पेंटिंग के सेंटर कहाँ कहाँ पे थे, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, किशनगढ़ में, और भी बहुत सी जगहों पे, ठीक है। तो कहते हैं जो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में ये जो राजस्थानी पेंटिंग का जो आर्ट थी, राजस्थानी पेंटिंग की जो कला थी, ये बहुत सारी प्रिंसली कोर्ट्स में क्या होगी, स्प्रेड होगी। प्रिंसली कोर्ट मतलब
जो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे अपने किंगडम्स बना लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो जहाँ पे वो शहजादे वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे उनमें क्या होगी, राजस्थान की जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पर ये जो आर्ट था ये क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। और वो कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट कौन कौन सी थी, वो आ गई किशनगढ़, जोधपुर, जोधपुर नहीं सॉरी जयपुर, किशनगढ़, जयपुर, ठीक है, बूंदी, बीकानेर, कोटा एटसेट्रा। ठीक है, कौन कौन सी थी वो प्रिंसली स्टेट, जैसे किशनगढ़ आ गई, उसके बाद जयपुर आ गई, बूंदी आ गई, बीकानेर आ गई, कोटा आ गई। ठीक है ना। तो पहले जो हमने ये पढ़े ये क्या थे, ये भी सेंटर्स थे किसके, बीकानेर पेंटिंग के, है ना। उसको जब ये स्टेट्स बनी तो ये स्टेट्स भी क्या थी, ये स्टेट्स भी क्या बन गई, नए सेंटर बन गई किसके, राजस्थानी पेंटिंग्स के। ठीक है ना, राजस्थानी पेंटिंग्स के ये भी क्या बन गई, नए सेंटर जो थे ये बन गई। ठीक है, ये आ गई मारवाड़ की। अब हम बात करेंगे किशनगढ़ की पेंटिंग के बारे में। किसके बारे में, किशनगढ़ की पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है ना। तो ये जो थी ये एक राजस्थानी पेंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कूल के रूप में जो थी क्या हुई, डेवलप हुई किशनगढ़ जो था। और कब हुई थी ये डेवलप, कब हुआ था किशनगढ़, 18th सेंचुरी को। किशनगढ़ को क्या बोला जाता था, राजस्थानी पेंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल। यहाँ पे जो थी राजस्थानी पेंटिंग जो थी सिखाई जाती थी। ठीक है, तो इस स्कूल के जो पैटर्न थे, पैटर्न कौन होता है, जिसको हम बोलते हैं संरक्षण, मतलब जो इस स्कूल की देखभाल करते थे। ठीक है ना, तो वो कौन करते थे, वो थे राजा सामंत सिंह। राजा सामंत सिंह, राजा सामंत सिंह कौन थे, इस राजस्थानी पेंटिंग के स्कूल के पैटर्न थे। ठीक, कौन थे, पैटर्न थे। ठीक है, और उनके जो दरबार का एक इम्पोर्टेंट पेंटर था वो कौन था, उसका नाम था निहाल सिंह। निहाल सिंह कौन था, उनके दरबार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटर था। ठीक है, इन पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट होता था ये जो था किसके ऊपर बेस होती थी, ये होती थी राधा कृष्ण डेलान्स के ऊपर, मतलब ये बेस थी राधा कृष्ण के ऊपर। ठीक है, ठीक है, जो भी उनका राधा कृष्ण का था उनके ऊपर ये बेस थी। ठीक है ना, कभी मटकी फोड़ रहे हैं, कभी माखन खा रहे हैं, इन चीज़ों पे जो थी वो क्या करते थे, ये वो डांस वगैरह करते थे। उन चीज़ों के बारे में जो था इनके किशनगढ़ की पेंटिंग्स में बताया गया था। ठीक है ना, राधा कृष्ण के बारे में जो था इन पेंटिंग्स में बताया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है, ये किशनगढ़ की आ गई। उसके बाद आ जाती है बूंदी कोटा की, बूंदी कोटा, बूंदी कोटा की पेंटिंग्स के बारे में। तो कहते हैं ये जो किंगडम्स थी, बूंदी और कोटा की जो किंगडम्स थी राजस्थान में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग स्टाइल की क्या की, डेवलपमेंट की, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग स्टाइल को डेवलप किया। ठीक है, ये पेंटिंग्स जो थी ये किस पे कॉन्सेंट्रेट करती थी, ये किस पे ध्यान देती थी सबसे ज़्यादा, कोर्ट सीन्स के ऊपर। किसके ऊपर, कोर्ट सीन्स, मतलब जो दरबार के दृश्य थे उनको उनको दर्शाती थी भी। ठीक है ना, तो वो भी कोर्ट सीन्स भी किसके कोर्ट के सीन्स थे, वो थे राव छत्रसल एंड भाव सिंह की कोर्ट के। राव सी एच राव छत्रसल और एंड भाव सिंह। ठीक है ना, ये दो राजा जो थे बूंदी और कोटा किंगडम्स के। ठीक है ना, तो
उस टाइम की जो बूंदी कोटा की जो पेंटिंग्स थी वो इनके दरबार के सीन्स को क्या करती थी, दर्शाती थी। ठीक है, बड़े बहुत से सीन्स जो थे उनमें किसके बारे में, उनमें नॉबल्स होते हैं अमीर लोग, रईस लोग, ठीक है, उनके बारे में पेंटिंग बना दी। नोबल्स जो थे, नोबल्स के बारे में, ठीक है, लवर्स की पेंटिंग्स थी इसमें, लेडीज की थी, औरतों की थी, ठीक है ना, कि वो घर का काम कर रही हैं या बर्तन साफ कर रही हैं, ठीक है ना, खेतों में काम कर रही हैं, इस बारे में भी क्या करते हैं, पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, और किन सेंचुरीज में थी ये जो बूंदी कोटा था, ये 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है, इन सेंचुरीज में जो थी ये डेवलप हुई। ठीक है, कोटा जो था, कोटा किसके लिए फेमस था, कौन सी पेंटिंग के लिए फेमस था? कोटा की जो पेंटिंग थी ना, उसमें कौन से सीन होते थे, हंटिंग सीन होते थे। कौन से होते थे, हंटिंग सीन्स। कोटा की पेंटिंग में सबसे ज्यादा कौन से सीन होते थे, हंटिंग सीन्स होते थे। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मतलब हंटिंग सीन तो उसमें होते थे, लेकिन साथ ही साथ जो कोर्ट सीन्स जो हमने बात की, कोर्ट के जो दृश्य थे, कोर्ट सीन्स जो थे, उनका क्या था, सेंटर पॉइंट था। मतलब वो क्या थे, वो मेन थे इन पेंटिंग्स में, वो मेन थे। लेकिन उनके साथ साथ ही कोटा में हंटिंग सीन्स की पेंटिंग भी बनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद राव राम सिंह सेकंड आए। ये भी क्या थे, राजा थे, राव राम सिंह सेकंड, राव राम सिंह सेकंड। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1827 से 1865 तक का। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इस स्कूल को अपना पूरा संरक्षण दिया, अपनी रक्षा, मतलब पूरा उनको क्या की, प्रोटेक्शन दी उन स्कूल को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, और क्या थे इनमें, प्रोसेशनल सीन्स बताए जाते हैं। प्रोसेशनल सीन्स क्या होती है, प्रोसेशनल होता है मतलब एक बुक होती है जिसमें भजन वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें इनकी पेंटिंग में क्या था, प्रोसेशनल सीन्स थे, हंटिंग सीन्स थे, कोर्ट सीन्स थे। ठीक है, ये सब क्या था, इनकी पेंटिंग्स में इंक्लूड था। ठीक है, तो ये आ गया राजस्थानी पेंटिंग के बारे में। मेवाड़ की पेंटिंग के बारे में पढ़ा, मारवाड़ की पेंटिंग का पढ़ा, किशनगढ़ की पढ़ा, बूंदी कोटा की पढ़ा। ठीक है, ये आ गई हमारी राजस्थानी पेंटिंग्स। अब राजस्थानी पेंटिंग्स के बाद हम बात करेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स की। ठीक है ना, पहाड़ी कौन सा एरिया हो गया, मतलब जहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह होती हैं, हिल्स वगैरह होती हैं, तो उसको पहाड़ी बोल देते हैं। पहाड़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो कहते हैं ये जो पहाड़ी पेंटिंग्स थी ये कहाँ से आई, ये आई थी जो स्मॉल हिंदू किंगडम्स थी, कहाँ पे, पंजाब की हिल्स में।